हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर ऑर्डर 3 और ऑर्डर 4 के बारे में डिटेल से बात करने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है, ऑर्डर 3 रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स के बारे में है। इससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर सीपीसी के ऑर्डर फर्स्ट और सेकंड को डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं यदि आपको ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर सेकंड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर सेकंड फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ऑर्डर सेकंड में से जो क्वेश्चन आ भी चुके हैं, रूल 2 से भी आ चुके हैं, रूल 4 से भी आ चुके हैं आरजेएस मेंस के अंदर, और इन 2-3 अटेम्प्ट के अंदर आए हैं लास्ट। तो आपको इनको डिटेल में देखना है। अब बात आती है ऑर्डर थर्ड और ऑर्डर 4 की। ऑर्डर थर्ड और 4 जो ऑर्डर है, तो बेसिकली ये जो ऑर्डर है वो टाइटल बेस्ड ऑर्डर है। आपको इनका जो जस्ट है, ठीक है, ब्रीफ में आपको ध्यान रखना है कि ये ऑर्डर किसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम में इनसे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, और अगर अपनी किस्मत कोई ज़्यादा ही खराब हुई तो ऑर्डर फर्स्ट या ऑर्डर थर्ड या ऑर्डर 4 में से कोई टाइटल बेस्ड सेक्शन प्री पर्पज से आ सकता है, ठीक है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, ऑर्डर थर्ड कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के बारे में। पहले तो ऑर्डर पढ़ाने से पहले काफ़ी दिन हो गए मैं सीपीसी की जो लेक्चर सीरीज़ है वो लेकर नहीं आई, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। आप विधि की ज्ञाता हो तो आपको पता है सीपीसी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो इसका सेक्शन वाला पार्ट है जो सेक्शन 158 तक है, 1 से लेकर 158, और दूसरा पार्ट इसका 1 से लेकर 51 तक ऑर्डर आते हैं, 51 तक ऑर्डर आते हैं, ठीक है। सेक्शन के अंदर सब्सटेंटिव पार्ट बता रखा है सीपीसी का। सीपीसी वैसे प्रोसीजरल लॉ है, ठीक है, प्रक्रियात्मक विधि जिसे कहते हैं वो है, लेकिन जो सेक्शन 158 तक है इसका सब्सटेंटिव पार्ट है, मूलभूत विधि के रूप में आता है। ये खाली अधिकार और दायित्व बताता है सेक्शन 158 तक, लेकिन इनका एग्जीक्यूशन कैसे करवाना, इनका प्रोसीजर क्या होगा, इन अधिकारों को, इन लाइबिलिटीज़ को, इन ड्यूटी को एनफोर्स करवाना, कोर्ट के अंदर डिमांड करवाना, डिग्री कैसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बता रखी है। अपील किस तरीके से होगी, ये सारी चीज़ें ऑर्डर के रूप में बता रखी है सीपीसी में, ठीक है। तो कुछ को सीपीसी मतलब ऑर्डर और सेक्शन कुछ लोग दोनों एक साथ पढ़ते हैं, कोई लोग सेक्शन पहले कर लेते हैं, ऑर्डर बाद में कर लेते हैं। किसी भी तरीके से करो, लेकिन बेस्ट जो मेथड है सीपीसी को समझने के लिए और सीपीसी को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए और एप्लीकेबल करने के लिए, सिविल अगर प्रोसीडिंग में अगर आप मानना चाहो, सिविल कोर्ट की जो संविधान है, ठीक है ना, जो बैकबोन है वो सीपीसी ही है। बिना सीपीसी के पत्ता भी नहीं हिलता सिविल लिटिगेशन के अंदर, ठीक है। तो सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल पर्पज से। तो इसको समझना, अगर आप सेक्शंस को रिलेट कर पाते हो ऑर्डर के साथ है, तब आप मेरी राय के अंदर इनको दोनों ही साथ पढ़ो, ठीक है, और यही बेस्ट मेथड है पढ़ने का। बाकी अगर नहीं याद होता है, ज़्यादा लेंथी पड़ता है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आते, किसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो आप सेक्शन को अलग पढ़ सकते हो और ऑर्डर को अलग पढ़ सकते हो, लेकिन इनको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसे कि ऑर्डर 3 की सबसे पहले हम बात करें, ऑर्डर 3 इसके बारे में कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के बारे में कहता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो टोटल रूल दे रखे हैं वो रूल है 6, ठीक है। सीपीसी के अंदर पहले ऑर्डर होता है और ऑर्डर के अंदर क्या होते हैं, रूल होते हैं। जैसे मेन सेक्शन हो गया, सेक्शन का सब सेक्शन और उसके क्लोजेज होते हैं, उसी तरीके से ऑर्डर के क्या होते हैं, रूल होते हैं। रूल इसके अंदर 6 रूल है। पहला रूल कहता है कि ओपिनियंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर। मतलब पहले ऑर्डर के अंदर हम ने क्या पढ़ा था कि पार्टीज टू द सूट कौन होगी। मतलब सबसे पहले ये तो चीज़ हो कि जो केस लड़ रही हैं, जो किसके खिलाफ केस हो रहा है और कौन केस कर रहा है, ये लोग तो आने चाहिए। पहले कोई भी चीज़ कहते हैं ना, सब्जी बनाने से पहले सब्जी और मसाला तो होना चाहिए, उसके बाद ही बनेगा, ठीक है। तो सब्जी बनाने के लिए सब्जी तो होनी चाहिए। उसी तरीके से ऑर्डर फर्स्ट के अंदर ये बता रखा है कि सूट फाइल करने से पहले पार्टीज टू द सूट कौन सी होंगी, उनके बारे में अपन ने जाना था, ठीक है, कि वाद के पक्षकार कौन होंगे। दूसरे ऑर्डर के अंदर हमने ये जाना था कि वाद की विरचना कैसे होगी, फ्रेमिंग ऑफ सूट कैसे होगा। क्योंकि अब अपन को जैसे मान लो मसाला आ गया, सब्जी आ गई, तो सब्जी बनानी कैसी है, ठीक है, तो वही चीज़ करी जाएगी। इसलिए फ्रेमिंग ऑफ सूट की जाती है, तरीका निर्धारित किया जाता है कि सूट को कैसे फ्रेम करना है ताकि वो कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाए। ये अपन ने पढ़ा था ऑर्डर सेकंड के अंदर। अब थर्ड इसके अंदर है कि अब प्रेजेंट कौन होंगे,
कौन लेकर जाएगा, और क्या पार्टीज लेके जाएंगी, क्या कोई उनके एजेंट लेके जाएंगे, क्या उनके प्लीडर लेके जाएंगे। हर कोई व्यक्ति तो मुंह उठा के कोर्ट के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट की भी अपनी डिग्निटी होती है, ठीक है ना। नई डिग्निटी मेंटेन करोगे कोर्ट के अंदर भी, तो आपको पता है एक IPC का और BNS का अपराध बनता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाता है, ठीक है ना। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो कोर्ट के सामने आप पेश होते हो तो कैसे पेश किया जाएगा, तो रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, ये ऑर्डर 3 में बता रखा है कि पेशगी कैसे होगी, ठीक है। फर्स्ट है अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन और बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। मतलब इन पर्सन, पहले टाइटल बेस थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। इन पर्सन भी हो सकती है, व्यक्तिगत रूप से भी हो सकती है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एजेंट द्वारा भी हो सकती है, प्लीडर द्वारा भी हो सकती है, ठीक है। जैसे बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, खुद नहीं पहुँच पाते तो क्या करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, अपने प्लीडर नियुक्त कर देते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिकॉग्नाइज एजेंट किनको माना जाएगा। रूल 2 ये है रूल 3 ये कहता है सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट, ठीक है ना। उन पर संबंध किस तरीके से तामील कैसे होगी, ठीक है। रूल 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है। और रूल 5 है सर्विस ऑफ अ प्रोसेस ऑन प्लीडर, ठीक है। प्रोसेस ऑन प्लीडर, प्लीडर के ऊपर तामील कैसे होगी। और 6 है एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, एजेंट क्या करेगा, सर्विस एक्सेप्ट कर सकता है। अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट, अपॉइंटमेंट राइटिंग में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुंह जबानी बोल दिया कि कल तू मेरे बिहार पर आ जाना कोर्ट के अंदर सूट लड़ने, ठीक है ना। मुख जबानी नहीं चलेगा, इन राइटिंग होगा, ठीक है। तो रूल फर्स्ट को अपन डिटेल में पढ़ते हैं, मैं इसको दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ूंगी। आई होप सबके पास डायरेक्ट होंगे, डिक्लोट है तो डिक्लोट सही, नहीं तो हिंदी है हिंदी सही, इंग्लिश है तो इंग्लिश सही। अपन को तो खाली इसका कंसेप्ट समझना है, लेकिन बेरक सामने होना चाहिए, ठीक है। युद्ध लड़ने जा रहे तो अस्त्र शस्त्र साथ होने चाहिए। चले, रूल फर्स्ट है अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन एंड बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर। उप संजातियाँ, अपीयरेंस का मतलब है उप संजातियाँ आदि स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेगी। एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगी आप समझने के लिए, जैसे अपीयरेंस को उपस्थित होना कह सकते हो, ठीक है ना। समझने के लिए आप कोई भी देसी भाषा में, बोलचाल की भाषा में कोई भी मतलब निकालो, कैसे भी याद रखो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन एग्जाम लिखने के पर्पज से, मेंस राइटिंग के पर्पज से अगर उप संजातियाँ लिखा है तो कोशिश करो कि अपीयरेंस को क्या लिखो, आप उप संजाति ही लिखो। ये मार्क्स इंक्रीज करने के तरीके हैं, ठीक है ना। लिख के सब आएंगे कि उपस्थित कैसे होंगे, जिसने उप संजाति लिखा है उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, बाकी आगे खुद की मर्जी है। उप संजातियाँ आदि स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा की जा सकेंगी, ठीक है। या तो मान्यता प्राप्त, ठीक है, रिकॉग्नाइज जिसको अपन ने मान्यता दे रखी है, जिसको अपन ने ड्यूली ऑथराइज कर रखा है, या फिर प्लीडर द्वारा की जा सकेगी। पढ़ते हैं अपन इंग्लिश में। एनी अपीयरेंस, एप्लीकेशन और एक्ट इन और टू एनी कोर्ट रिक्वायर्ड और अथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड और डन बाय द पार्टी इन सच कोर्ट मे एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फ्रॉम टाइम बीइंग इन फोर्स मे बी मेड और डन बाय द पार्टी इन पर्सन। जब तक कि स्पेसिफिकली किसी लॉ ने ये नहीं बता रखा है तो पर्सनली हो सकता है, ठीक है। अपीयरेंस कोर्ट के सामने कैसे उपस्थित होंगे, पर्सनली हो सकते हो, इन पर्सन हो सकते हो, बाय इज रिकॉग्नाइज एजेंट द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, बाय प्लीडर द्वारा हो सकते हैं, अप्लाइंग और एक्टिंग एज द केस में बी और हिज बिहाफ, ठीक है, और उसके बिहाफ पर हो सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड एट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट मे बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। अगर कोर्ट ने स्पेसिफिकली डायरेक्ट कर दिया, कोर्ट ने बता दिया कि नहीं पर्सन की पर्सनली उपस्थिति चाहिए, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए, तो व्यक्तिगत रूप से ही उपस्थित होगा। वहाँ पर ना उसके रिकॉग्नाइज एजेंट चलेंगे, ना उसका प्लीडर चलेगा, ठीक है। कोर्ट का आदेश सरोपर है, ठीक है ना, आपको पता है ना, कोर्ट का आदेश सरोपर होगा। और सुप्रीम कोर्ट का तो आर्टिकल भी है, आर्टिकल 141, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बाइंडिंग है सभी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश को मान्यता दी गई है, ठीक है, सर्वोपरि है। फिर है किसी भी न्यायालय में या उनसे कोई भी ऐसी उपसंजाति आवेदन या कार्य जिसे ऐसे न्यायालय में करने के लिए कोई पक्षकार विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है
ठीक है, मतलब ऑथराइज्ड है, प्राधिकृत है, वहाँ के सिवाय जहाँ तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित ना हो। ये लाइन तो रट ही लेना, ये लाइन बहुत जगह आएगी। विधि द्वारा उपबंधित ना हो मतलब जहाँ किसी लॉ ने कोई एक्सप्रेसली प्रोविजन नहीं डिक्लेयर कर रखे हैं, ठीक है। तो पक्षकार द्वारा स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, ठीक है, और उपसंजात होने वाले आवेदन करने या कार्य करने के वाले प्लेटर द्वारा की जा सकेगी, ठीक है। या तो इन पर्सन होगा, ठीक है, ये व्यक्तिगत उपसंजाति हो सकती है, ठीक है, या फिर जो इसका अभिकर्ता होगा मान्यता प्राप्त, या फिर उसके प्लीडर द्वारा होगा, ठीक है। परंतु यदि न्यायालय ऐसा निर्दिष्ट करे कि ऐसी उपसंजाति स्वयं पक्षकार द्वारा की जाएगी तो पक्षकार द्वारा ही उसकी क्या होगी, उपसंजाति होगी, ठीक है। दूसरा रूल पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होंगे। तो देखो रिकॉग्नाइज एजेंट कौन होंगे, जिनको अपन अपॉइंट करेंगे, जिनको अथॉरिटी देंगे, ठीक है। कई बार होता है परिवार में जैसे किसी के 3 बच्चे हैं तो किसी को कह दिया कि एक जना ये सारे काम काज देखेगा, सारा रुपए पैसे का लेन देन यही करेगा, तो उसको पावर दे रखी है। उसी तरीके से हम भी कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कुछ व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, रिकॉग्नाइज एजेंट। अब उन व्यक्ति को कैसे कर सकते हैं, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, या फिर कोई भी पर्सन, जैसे कोई अपना मैनेजर है या कोई ऐसा पर्सन है, सुपरवाइजर है, इंचार्ज है, जो पर्सन कैरी करते हैं अपने ट्रेड और बिजनेस को, ठीक है, व्यापार को चलाते हैं, या जो मतलब जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सारा मैनेजमेंट देते हैं, उनको अपन रिकॉग्नाइज एजेंट मान सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल से। रूल 2, रिकॉग्नाइज एजेंट, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता। द रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ पार्टीज बाय हुम सच opinions, application and acts may be made or done are persons holding power of attorney, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको दे रखी है वो, और ऑथराइजिंग देम टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस, एप्लीकेशन एंड एक्ट्स में ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन, और जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी देकर स्पेसिफिकली बता रखा है कि ये पर्सन मेरे बिहाफ पर क्या करेगा, कार्य करेगा, या जो भी एक्ट है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद मान्यता प्राप्त अभिकर्ता क्या होता है, पक्षकारों की जिन मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजाति आवेदन और कार्य किए जा सकेंगे निम्नलिखित। पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं मुख्तियारनामा, ठीक है। ऐसे मुख्तियारनामा धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातियां आवेदन या कार्य करने के लिए प्राधिकृत हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बी ये है कि पर्सन्स कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर इन द नेम्स ऑफ पार्टीज नॉट रेजिडेंस विद द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कोई पर्सन्स है जो ट्रेड और बिजनेस करते हैं लेकिन यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, जहाँ पर कोर्ट की सीमा लगती है वहाँ पर रेजिडेंट नहीं है। Persons carrying on a trade or business for in the names of parties not resident within the local limits of the jurisdiction of the court within the which limits the appearance, application or act is made or done in matters connected with such trade or business only where no other agent is expressly authorized to make and do such appearance, application and acts। जहाँ कोई अन्य अभिकर्ता ऐसी उपसंजातियाँ आवेदनों और कार्यों करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिए या उनके नाम पर व्यापार या कारोबार करते हैं, या जो पक्षकार उस न्यायालय को की अधिकारिता की उस स्थानीय सीमाओं में निवास नहीं करते हैं, जिन सीमाओं के भीतर ऐसी उपसंजाति आवेदन या कार्य ऐसे व्यापार या कारोबार को ही बाबत किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर मान लो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं लग रहा है और जहाँ पर ऐसे पर्सन निवास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पर्सन उनके व्यापार वगैरह को चला रहे हैं, ठीक है, संभाल रहे हैं, उन पर्सन द्वारा क्या हो सकती है, उपसंजाति हो सकती है कोर्ट के सामने। तो सीधा सा है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होंगे, जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और जो पर्सन क्या करते हैं, कैरी करते हैं ट्रेड और बिजनेस को। अब रूल 3 आता है, सर्विसेज और प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। रिकॉग्नाइज एजेंट के ऊपर सर्विस तामील कैसे की जाएगी, ठीक है, आदेशिकाओं की तामील, ठीक है। मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिकाओं की तामील फर्स्ट है
कि सब प्रोसेस सर्व्ड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और पार्टीज शैल बी इफेक्चुअल एज इफ द सेम हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट। जैसे कि व्यक्तिगत रूप से की गई है वैसा ही माना जाएगा जब तक कि न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता है, मतलब किसी और तरीके के प्रोविजन नहीं बताता है, कोई स्पेशल बात नहीं कहता है। इसका मतलब ये होता है जब तक कि स्पेशल, क्योंकि कोर्ट को अगर कोई स्पेशल बात बतानी होगी तो कोर्ट उसको स्पेसिफिकली बताएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कोर्ट चुपचाप रहकर आपको ज़बरदस्ती उन चीज़ों को थोप देगा कि आपको हमारा मतलब ये था। कोर्ट पूरा मतलब निकाल के ही चीज़ों को बताएगा और कहेगा कि हमारा मतलब ये है, आपको इस तरीके से इन चीज़ों को करना है, ठीक है। तो कोर्ट के ऑर्डर की पालना कोर्ट के अकॉर्डिंग होती है। जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता, किसी पक्षकार के मान्यता प्राप्त अधिकारी पर तामील की गई आदेशिकाएं वैसी ही प्रभावी होगी मानो उनकी तामील स्वयं पक्षकार पर हो गई हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह सकता भी व्यक्ति कि आपने तो मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को दिया था, मेरे को थोड़े ना दिया था, कोई आदेशिका कोई ऑर्डर मेरे को थोड़े ना दिया था, या कोई भी नोटिस दिया तो मुझे थोड़े ना दिया, ऐसा वो कोर्ट में नहीं कह सकता, ऐसा माना जाएगा। क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या होता है, आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, वो पर्सन आपके बिहाफ पर कार्य करेगा, लेकिन लाइबिलिटी किसकी होगी, जिसने अपॉइंट किया है, जिसके बिहाफ पर वो अपॉइंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मेरे बिहाफ पर मैंने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके पास है वो करेगा, उसकी लाइबिलिटी नहीं होती। लाइबिलिटी जिस पावर ऑफ अटॉर्नी किस व्यक्ति के लिए दी गई है, उस व्यक्ति का नाम होता है उसके अंदर और उसी की ही जिम्मेदारी बनती है, वो ही लाइबल होता है। तो इसमें यही कह रखा है, ऐसा माना जाएगा भले ही आपने रिकॉग्नाइज एजेंट को दिया है, तामील उसके ऊपर हुई है, लेकिन ऐसी तामील मानी जाएगी जैसे कि तामील कैसे की गई है, उसको स्वयं की गई है, उसी व्यक्ति को की गई है, ठीक है। आगे है, अपन चलते हैं, इंग्लिश में मैं पढ़ देती हूँ, ये पढ़ दिया मैंने। फिर सब 2 है इसका, ठीक है। सब रूल 2 क्या कहता है कि द प्रोविजन फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन ए पार्टी टू ए सूट शैल अप्लाई टू द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन हिज रिकॉग्नाइज एजेंट। जो उपबंध वाद के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए वह ऐसे उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका का तामील को लागू होंगे, ठीक है। वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वाद के पक्षकारों पर लागू होते हैं, ठीक है ना। तामील जिस हिसाब से होती है, जैसे जो सम्मन की तामील का बारे में बता रखा, ऑर्डर 5 के अंदर बता रखा है कि सम्मन की तामील जो होती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट पर किस प्रकार होगी, पार्टीज टू द सूट पर किस प्रकार होगी। तो जिस हिसाब से पार्टीज वाद के पक्षकारों के ऊपर तामील की प्रक्रिया लागू होती है, वैसी ही प्रक्रिया सेम किनके ऊपर लागू होगी, रिकॉग्नाइज एजेंट जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता है उन पर भी लागू होगी। रूल 4 है, रूल 4 इम्पोर्टेंट है, आरजेएस मेंस में पूछा जा चुका है। अपॉइंटमेंट ऑफ 18-19 में पूछा गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ठीक है। प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फर्स्ट है नो पर्सन शैल एक्ट, देखो इसका प्लीडर, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट अनलेस ही हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस such person by a document in writing signed by such person or by his recognized agent or by some other person duly authorized by or under a power of attorney to make such appointment। अगर मान लो मैंने किसी धारक को पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किसी को अपॉइंट किया है तो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी रिटर्न में होगी, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दी और पावर ऑफ अटॉर्नी बन गई, ऐसा नहीं होता है। राइटिंग के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, बाकायदा साइन होंगे, ठीक है, साइन होंगे उनके ऊपर, या जो अगर मैं साइन नहीं करती तो मैंने किसी और पर्सन को अथोराइज कर रखा है तो वो उस व्यक्ति के साइन होंगे और राइटिंग के अंदर डॉक्यूमेंट होगा, तभी उसको क्या अपीयरेंस की जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट उसका किया जाता है, ठीक है। एक तरह से वकालतनामा की जो चीज़ आती है वो यही है। फिर है बाद में ये वकालतनामा ही है। फिर 10(2) क्या कहता है, every such appointment shall be filed in court and shall for the purpose of sub rule 1 be deemed to be in force until determined with the leave of the court by a writing signed by the client or pleader, as the case may be filed in the court until the client or a pleader dies or until all proceeding in the suit are ended so regards as। अब ऐसा जो मतलब जो वकालतनामा जो भी साइन हुआ है प्लीडर और जिनके बीच में जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हुआ है, ये कब तक रहेगा, जब तक या तो जिस सूट के लिए उसको एज ए प्लीडर अपॉइंट किया गया उसकी सारी प्रोसीडिंग खत्म हो जाए, ठीक है, एंड हो जाए, और अपील जो भी है उसका पीरियड निकल जाए, ठीक है, और जब तक या फिर मतलब जो व्यक्ति जिसके लिए वो एज ए प्लीडर अपॉइंट हुआ है उस व्यक्ति की ही क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। इफ़ द पर्सन डाइज, जो उसका जो क्लाइंट है वो डाइज, क्लाइंट है या फिर वो प्लीडर खुद ही मर गया
अब जैसे वो वकील है किसी केस के अंदर, वो वकील ही मर गया तो फिर प्लीड कौन करेगा? दूसरा वकील करेगा, तो वो तो कहाँ से करेगा? तो ऑटोमेटिकली जो उसने वकालतनामा साइन किया था वकालतनामा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। दूसरा प्लीडर अपॉइंट करना पड़ेगा और दूसरी ही तरीके से प्रोसीडिंग चलेगी, और या तो फिर उस केस की ही प्रोसीडिंग समाप्त हो जाए या केस ही डिस्पोज ऑफ हो जाए पूरा। ठीक है, पढ़ते हैं हिंदी में। ये क्या कहता है कि हर ऐसी नियुक्ति न्यायालय में फाइल की जाएगी जो उपनियम और उपनियम के प्रयोजन के लिए तब तक प्रवर्त समझी जाएगी, मतलब तब तक चालू समझी जाएगी, एग्जिस्टेंस में समझी जाएगी, जब तक कि न्यायालय की इजाज़त में ऐसे लेख द्वारा पर्यवसित न कर दी गई हो। यथा स्थिति मुवक्किल जो क्लाइंट होता है और प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित है न्यायालय में फाइल कर दिया गया है, या जब तक मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु ना हो गई हो, दोनों में से किसी की मृत्यु ना हो गई हो, या फिर जब तक बाद में की उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्यवाही का अंत ना हो गया हो। ठीक है, सारी प्रोसीडिंग का अंत ना हो गया तब तक कि वो क्या बना रहेगा? उसका प्लीडर। ठीक है, उसका प्लीडर बना हुआ रहेगा। आगे समझ में? अगर वकील मर जाता है तो एनओसी ज़रूरी नहीं होती है। ठीक है, अपील करने के लिए अलग वकालतनामा देना होगा। ठीक है, और प्रोसीडिंग का मतलब इसमें बता रखा है, एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है कि प्रोसीडिंग का मतलब क्या होगा। पहला बता रखा है एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर इन द कोर्ट, एन एप्लीकेशन फॉर द रिव्यू ऑफ डिक्री और ऑर्डर इन द सूट, और बी है एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 144 और अंडर सेक्शन 152 ऑफ दिस कोर्ट इन रिलेशन टू एनी डिक्री और ऑर्डर मेड इन दिस द सूट। ठीक है, और सी है एन अपील फॉर फ्रॉम एनी डिक्री और ऑर्डर इन द सूट, एंड डी है एनी एप्लीकेशन और एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग copies of documents or written of document produced or filed in the suit, or of any obtaining refund of monies paid into the court in connection with the suit। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्या माना गया है? प्रोसीडिंग माना गया है। पहला कहता है कि रिव्यू के बारे में। ठीक है, रिव्यू जो अपन आगे पढ़ेंगे इसका सेक्शन का पार्ट है रिव्यू। ठीक है, कहते हैं ना पुनर्विलोकन, रिव्यू को कहते हैं पुनर्विलोकन याचिका जो भी है, रिव्यू पेटिशन। तो रिव्यू इसके अंदर होता है 114 के अंदर पुनर्विलोकन होता है। ठीक है, अगर कोई पुनर्विलोकन की अगर कोई याचिका है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन धारा 144 के अंदर आती है। ठीक है, धारा 144 रेस्टिट्यूशन कहता है एप्लीकेशन फॉर प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन अगर कोई हो। धारा 152 की बात कहता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट और डिक्रीज और ऑर्डर, किसी भी प्रकार की जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर के अंदर कोई संशोधन हो, उसकी कोई एप्लीकेशन हो, कोई अपील की हो। ठीक है, अपील के जो प्रोविज़न इसके अंदर दे रखे हैं सेक्शन आई थिंक 96। ठीक है, सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन जो दे रखे हैं एक 100 तक दे रखे हैं, 100 तक तो क्या 106 तक दे रखे हैं। ठीक है, 106 तक भी नहीं है, 112 तक। ठीक है, वैसे छोटा मोटा मिला के सुप्रीम कोर्ट के भी मिला के 112 तक है। ठीक है, अपील के जो सेक्शन दे रखे हैं 96, मेन तो 96 है। और उसके बाद एन एप्लीकेशन और एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी मंगवानी है, ठीक है, प्रतिलिपि जो भी है प्रतियाँ मंगवानी है, और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट के रिटर्न प्रोड्यूस करवाना है, कोई फाइल करना है इन द सूट, और ऑफ ऑब्टेनिंग रिफंड ऑफ मनीज पेड इनटू, तो इन सारी चीज़ों को क्या माना जाएगा? इसके अंदर प्रोसीडिंग का ही हिस्सा माना जाएगा। स्पष्टीकरण इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के को वाद की कार्यवाही समझा जाएगा, वाद की ही कार्यवाही समझा जाएगा। जैसे कि बाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, बाद में की गई किसी डिक्री या आदेश के संबंध में इस संहिता की धारा 144 और 152 के अधीन आवेदन ग दे रखा है। बाद में किसी डिक्री या आदेश की अपील, और बाद में पेश की गई फाइल की गई दस्तावेजों की प्रतियां या उन दस्तावेजों की वापसी अभिप्राप्त करने या वाद के संबंध में न्यायालय में जमा किए गए धनों का प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन का कार्य। लेकिन इसका जो सब रूल 3 है वो क्या कहता है? नथिंग इन सब रूल 2 शैल बी कॉन्स्टिट्यूट। उसका मतलब ये नहीं लगाया जाएगा। क्या ए है? एज एक्सटेंडिंग एज बिटवीन द प्लीडर एंड हिज क्लाइंट द ड्यूरेशन फॉर विच द प्लीडर इज इंगेज। प्लीडर या उसके मुवक्किल के बीच में उस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया है।
इसका मतलब एक चीज़ है एग्जाम्पल। तो अपन चल रहे थे 6 के 3 पर। इसमें कहा गया है कि कोई भी बात प्रभावी नहीं होगी, कोई भी उपनियम 2 की बात लागू नहीं होगी जहां पर कि एक क्लोज कहता है कि एज एक्सटेंडिंग एज बिटवीन द प्लीडर एंड हिज क्लाइंट द ड्यूरेशन फॉर विच द प्लीडर इज इंगेज्ड। मतलब जिस ड्यूरेशन के लिए प्लीडर इंगेज्ड है, जिस समय अवधि के लिए, जिस कार्य के लिए अपन ने उसको इंगेज किया था, वहाँ तक का ही माना जाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं। मान लो कि जैसे एग्जाम्पल कोई मतलब एक लॉयर को हायर किया, ठीक है, केवल ट्रायल स्टेज के लिए अपन ने हायर किया, अब अपना केस लंबा खिंच गया और अपील के स्टेज पर चला गया, तो ये ऑटोमेटिकली उसके जो वकालतनामे को कह सकते हैं या उसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड नहीं करेगा। अपन को अपील के लिए उसको वापस उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई प्राइवेट एग्रीमेंट कर लिया या कह दिया सिंपली कि ठीक है तुम मेरी अपील भी हियर कर लेना, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको वापस प्रॉपरली उसको अपील स्टेज के लिए भी उसको वापस उसको क्या होना पड़ेगा, अपॉइंट होना पड़ेगा। फिर आगे इसमें कहता है कि देखो प्लीडर या उसके मुवक्किल के बीच उस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर मतलब अपॉइंट या इंगेज किया गया है। फिर है बी है एज अथोराइजिंग सर्विस ऑन द प्लीडर ऑफ एनी नोटिस और डॉक्यूमेंट इशूड बाय एनी कोर्ट अदर देन द कोर्ट फॉर विच द प्लीडर वॉज इंगेज्ड एक्सेप्ट वेयर सच सर्विस वॉज एक्सप्रेसली अग्रीड टू बाय द क्लाइंट इन द डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सब रूल 1। अब देखो इसका बी ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अगर ऑथराइज्ड है, ठीक है, किसी एक कोर्ट के अंदर किसी एक कोर्ट की बिहाफ पर, ठीक है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके उदयपुर, जयपुर और अलग अलग जगह केस चल रहे हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति को उसने जो लॉयर अपॉइंट किया है वो खाली उदयपुर के केस या नोटिस को लेने के लिए हायर किया है, तो वो केवल किसके करेगा, उदयपुर वाले कोर्ट से जो नोटिस वगैरह आ रहे हैं उनको एंटरटेन करेगा, उनको उनका ध्यान में रखेगा, ना कि अजमेर और जो अदर जो जयपुर है या कहीं अदर की कोर्ट से अगर कोई तामील हो रही है उनका ध्यान रखेगा, ठीक है ना। जब तक कि क्लियरली उसको अलाउ नहीं कर रखा है, अगर उसको सभी के लिए अलाउ कर रखा है तो सभी का ध्यान रखेगा, उसको खाली एक ही कोर्ट की सर्विसेज के लिए अलाउ कर रखा है कि उदयपुर की कोर्ट से अगर कोई भी नोटिस आए, कोई भी तामील आए तो उसका ध्यान रखना है या उसका केस एंटरटेन करना है, तो खाली उदयपुर वाली कोर्ट का ही वो ध्यान रखेगा, ठीक है ना। मतलब जिस कोर्ट के लिए उसको अपॉइंट किया गया खाली उसी का ध्यान रखेगा, अन्य कोर्ट के बारे में वह ध्यान नहीं रखेगा। आगे इसका कहता है कि द हाई कोर्ट, देखो सब रूल 4 इसका क्या कहता है, 4 का सब रूल 4 कहता है कि द हाई कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल डायरेक्टर, जनरल ऑर्डर में डायरेक्टर वेयर द पर्सन बाय हुम अ प्लीडर इज अपॉइंटेड इज अनएबल टू राइट हिज नेम। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई अपना क्लाइंट है और अधिकतर क्लाइंट क्या होते हैं, इलिटरेट ही होते हैं, ठीक है, आज के टाइम में तो लिटरेट है लेकिन इलिटरेट अनपढ़ है, ठीक है ना, जो अपना नाम भी नहीं लिखना जानता है, ठीक है ना, कोई सिग्नेचर करना नहीं जानता है, तो फिर अब उससे वकालतनामे पर उसके भी तो साइन होते हैं ना कि उसके बिहाफ पर उसको अपॉइंट किया गया है, तो कैसे उस पर साइन करवाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या रखा है कि अपन द डॉक्यूमेंट अपॉइंटिंग द प्लीडर शैल बी अटेस्टेड बाय सच, तो अपॉइंट किया गया है प्लीडर को, तो मतलब जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को अगर उस पर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट पे थंब इम्प्रेशन, अंगूठा या कोई अदर जो भी स्पेसिफाइड मैनर है, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट ने जनरल रूल से, मतलब अगर जनरली क्या होता है जो सिग्नेचर करना नहीं जानता तो उसके थंब इम्प्रेशन लगवाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन की बात नहीं कही गई है, कोई भी अदर मेथड या अदर कोई भी मैनर जो स्पेसिफाइड करे जनरल ऑर्डर से कौन, हाई कोर्ट, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या लिया जाएगा, उस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाया जाएगा, क्लाइंट से अटेस्ट करवाया जाएगा। फिर है सब रूल 5 नो प्लीडर, इसको अपन पढ़ लेते हैं कि 4 कहता है कि उच्च न्यायालय साधारण आदेश द्वारा ये निर्देश कर सकता है, निर्देश दे सकता है कि जहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्लीडर नियुक्त किया जाता है अपना नाम लिखने में असमर्थ है, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, वहां प्लीडर का नियुक्त करने वाले दस्तावेज पर उसका चिन्ह ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जो उस आदेश में निर्दिष्ट हो, ठीक है ना। हाईकोर्ट जैसा आदेश बताएगा कि इस तरीके से इसका चिन्ह लिया जाना चाहिए तो वैसा चिन्ह लिया जाएगा। अब 5 कहता है सब रूल नो प्लीडर हु हैज़ बीन इंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्लीडिंग ओनली शैल प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी अनलेस ही इज फाइल्ड इन कोर्ट अ मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस साइंड बाय हिमसेल्फ और स्टेटिंग। अब कई बार क्या होता है कि जैसे अपन ने उस मतलब खाली उसको मतलब बोल के लिए नहीं किया,
जो प्लीडर अपन ने अपॉइंट किया है वो पूरे होल के लिए अपन ने उसको अपॉइंट नहीं किया है, ठीक है ना। पूरे केस के लिए अपन ने अपॉइंट नहीं करा है, खाली बोलने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए उसको क्या किया है, अपन ने अपॉइंट किया है कि किसी लॉयर को खाली आर्ग्यू करने के लिए कोर्ट में अपन ने अपॉइंट किया। तो यहाँ पर उस लॉयर द्वारा, उस प्लीडर द्वारा वकालतनामा फाइल नहीं किया जाता। क्या फाइल किया जाता फिर? मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस। मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस को हिंदी में कहते हैं, देखो, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस फाइल किया जाता है, मतलब कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन, कथन करने वाला उस उपसंजाति का ज्ञापन होता है, ठीक है। वो दिया जाएगा कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर उस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ होगा, बाय हिमसेल्फ एंड स्टेटिंग द नेम ऑफ द पार्टी टू द सूट, ठीक है। पार्टीज के मतलब जो बात के पक्षकार कौन कौन है, द नेम ऑफ द पार्टी फॉर हुम ही अपीयर्स, किस पक्ष के लिए वह कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करने के लिए उपस्थित हो रहा है, मतलब पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह में वो हिस्सा नहीं लगेगा, खाली आर्ग्यूमेंट करेगा, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट के लिए अगर किसी प्लेटर को अपॉइंट किया है तो वहाँ पर वकालतनामा नहीं फाइल होगा, मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस जिसको हम कहते हैं कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन कहते हैं, उस ज्ञापन को फाइल करेगा। और उस ज्ञापन में ये चीज़ें होंगी, नेम ऑफ द पार्टीज टू द सूट, नेम ऑफ द पार्टी फॉर हुम ही अपीयर्स, जिसके लिए वह अपीयर हो रहा है कोर्ट के समक्ष, और द नेम ऑफ द पर्सन बाय हुम ही इज़ अथोराइज टू अपीयर, ठीक है ना, उनके लिए अथोराइज टू अपीयर। और उन पर्सन के भी होगा जिनके बिहाफ पर, जिनके लिए वह अथोराइज है, उन लोगों के लिए भी वो क्या हो सकता है, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, उनके नाम पे उस मेमोरेंडम के अंदर होंगे। पढ़ते हैं इसको हिंदी में। जो कोई प्लीडर केवल अभिवचन करने के प्रयोजन से, अभिवचन, ठीक है ना, प्लीडिंग, अभिवचन करने के योग्य प्रयोजन से मुकर्रर किया जाता है। प्लीडिंग के अंदर अपन पढ़ेंगे रूल्स, जो ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 के अंदर इसमें डिटेल से बात की जाएगी। वह किसी पक्षकार की ओर से तब तक अभिवचन नहीं करेगा जब तक कि उसे सब हस्ताक्षरित, उसके खुद के हस्ताक्षर द्वारा निम्नलिखित का कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन न्यायालय में फाइल न कर दिया गया हो। इस ज्ञापन के अंदर वाद के पक्षकारों के नाम होंगे, उस पक्षकार का नाम जिसके लिए वह उपसंजात अपीयर हो रहा है, और उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वह उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड एट नथिंग इन दिस सब रूल शैल अप्लाई टू एनी प्लीडर इंगेज टू प्लीड ऑन बिहाफ ऑफ एनी प्लीडर बाय एनी अदर प्लीडर हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन द कोर्ट और ऑन हिज बिहाफ। इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, परंतु इस उपनियम की कोई बात है, जो कोई ड्यूली ऑथराइज्ड प्लीडर है, ठीक है ना, उस प्लीडर के ऊपर इसकी कोई बात, उस उपनियम की कोई बात, कोई अफेक्ट। रूल 5 अपन पढ़ते हैं, सर्विस ऑफ अ प्रोसेस ऑन प्लीडर। अब सर्विस ऑफ अ प्रोसेस ऑन प्लीडर कैसे होगी, उन पर तामील कैसी होगी, प्लीडर पर आदेशिका की तामील। एनी प्रोसेस सर्व्ड ऑन द प्लीडर हु हैज बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन कोर्ट फॉर एनी पार्टी और लेफ्ट एट द ऑफिस और ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर, ठीक है, जो उसका ऑफिस है या जो ऑर्डिनरी वहाँ पर रहता है वहाँ पर होगी, ठीक है। और वेदर द सेम इज फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी और नॉट, और सच शैल बी प्रिज्यूम्ड एट द ड्यूली कम्युनिकेटेड मेड नोन टू द पार्टी हुम द प्लीडर रिप्रेजेंट। जब प्लीडर को तामील, इसमें वही बात कह रखी है, अगर किसी रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर पर तामील कर रखी है तो ऐसे ही मानी जाएगी जैसे उस व्यक्ति को स्वयं को तामील की गई हो। whom the pleader represent and unless the court otherwise direct shall be effectual for all the purpose if the same had been given to be served on the party। और सभी प्रक्रियाओं के लिए क्या माना जाएगा, उसको प्रभावी माना जाएगा ऐसी तामील को। किसी आदेशिका के बारे में किसी तामील ऐसे प्लीडर पर दी गई जिसे किसी पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है, या जो ऐसे प्लीडर को के कार्यालय में या उस स्थान में जहां वह मामूली तौर से निवास करता है छोड़ दी गई है, चाहे उस पक्षकार की स्वयं उपजनजाति के लिए हो या ना हो, ठीक है ना, पर्सनल अपीयरेंस के लिए हो या ना हो, वहाँ जहाँ पर मामूली तौर पर निवास करता है छोड़ दी गई है, चाहे वह पक्षकार की स्वयं उपजनजाति के लिए हो या ना ही हो, उस उपधारा की जाएगी और वह उस पक्षकार को सम्यक रूप से समसूचित कर दी गई है और ज्ञात करा दी गई है जिसका प्रतिनिधित्व वह प्लीडर करता है। तब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे, तब तक समस्त प्रयोजनों के लिए वैसे ही प्रभावी होगा जैसे कि मानो स्वयं पक्षकार को दी गई है, ऐसे ही इफेक्टिव होगा जैसे कि मानो स्वयं पक्षकार को दी गई है, वैसे ही मानी जाए। ये तो था ऑर्डर 3 का रूल 5, ठीक है। सर्विस ऑफ जो सर्विस होगी प्रोसेस की वो किस तरीके से होगी। अब लास्ट इसका रूल है
ठीक है। लास्ट इसमें रूल आता है कि एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। अब कई बार क्या होता है कि अपन ने रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर तो अपॉइंट कर लिए, लेकिन अब वो लोग भी वहाँ पर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर है नहीं, तो फिर क्या होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति कोर्ट की जो भी आदेशिकाएं हैं उनको उन तामील को एक्सेप्ट करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए उपस्थित होना ज़रूरी होता है या प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर जो एजेंट और रिकॉग्नाइज एजेंट अवेलेबल नहीं होते, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो होता है जो इन सर्विसेज को क्या कर ले एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। तो उनका एजेंट भी क्या कर सकता है, अपॉइंट करवा सकता है, ठीक है ना, जो किसी भी पार्टी की तरफ से नोटिस या सम्मन क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है ना। तो एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस की सम्मन वगैरह कौन रिसीव करेगा, नोटिस कौन रिसीव करेगा, वो कौन एजेंट होंगे। बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज एजेंट डिस्क्राइब्ड इन रूल 2, ठीक है ना, जो रिकॉग्नाइज एजेंट बता रखे हैं रूल 2 के अंदर, एनी पर्सन रिजाइडिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट में बी अपॉइंटेड एन एजेंट टू एक्सेप्ट द सर्विस। कोई भी कोर्ट की, जैसे अजमेर का अगर दायरा आ रहा है तो अजमेर की कोर्ट के दायरा लगते हुए अगर कोई पर्सन है वहाँ पर उपस्थित है, ठीक है ना, वो रहता है वहाँ पर, रिजाइड करता है, तो ऐसे पर्सन पर क्या हो सकती है, सर्विस हो सकती है, तामील हो सकती है। मतलब उसी को क्या दिया जाएगा, उस पार्टी की तरफ से नोटिस और सम्मन दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। इसका हिंदी में पढ़ती हूँ। अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा। नियम 2 में वर्णित मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं के अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकेगा। इसका सब रूल 2 है कि अपॉइंटमेंट टू बी इन राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट। वही है, राइटिंग में मुंह जबानी अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, राइटिंग में ऑर्डर अपॉइंटमेंट होंगे और कोर्ट के अंदर फाइल भी होंगे, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर दायर भी करवाने पड़ेंगे। सच अपॉइंटमेंट में भी स्पेशल और जनरल ऑर्डर हो सकता है कोर्ट का। शैल बी मेड बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिंसिपल, जो भी मेन है उसके द्वारा साइंड होंगे। एंड सच instrument, or if the appointment is a general certified copy thereof shall be filed in the court। एक सर्टिफाइड कॉपी जो अनुप्रमाणित जो कॉपी होगी, ठीक है, प्रति होगी, प्रमाणित प्रति होगी, वो क्या करी जाएगी, कोर्ट के अंदर दाखिल की जाएगी, दायर की जाएगी। ऐसी नियुक्ति विशेष या साधारण हो सकेगी, विशेष या साधारण हो सकेगी, लिखित रूप में की जाएगी, जो मालिक द्वारा हस्ताक्षरित होगी, जो उसको अपॉइंट कर रहा है। और ऐसी लिखित या यदि नियुक्ति साधारण है तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में फाइल भी की जाएगी। अब बात है कि थर्ड इसका सब रूल कहता है कि द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट ऑर्डर एनी पार्टी टू द सूट नॉट हैविंग द रिकॉग्नाइज एजेंट। अब मान लो कोई रिकॉग्नाइज एजेंट है ही नहीं, मतलब रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंट किया ही नहीं है, तो फिर कोर्ट क्या करे, तो कोर्ट किसी भी स्टेज पर खुद से ही क्या कर लेगा, कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट कर देगा जो क्या करेगा, सम्मन या नोटिस की तामील को क्या करे, रिसीव करे, जो विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट होगा, क्योंकि अगर अजमेर का कोर्ट है तो अजमेर के दायरे में ही देखेगा, ठीक है, अदर दायरे में नहीं देखेगा। और अ प्लीडर हु हैज़ बीन ड्यूली अपॉइंटेड टू एक्ट इन द कोर्ट और हिज बिहाफ टू अपॉइंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम एन एजेंट रिजाइडिंग विद द, कोई भी व्यक्ति जो मतलब उसकी कोई भी अभिकर्ता जो उसकी जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है उसको अपॉइंट कर देगा कोर्ट टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द प्रोसेस ऑन दिस बिहाफ, मतलब उस व्यक्ति के बिहाफ पर कि वो क्या करे, सम्मन या नोटिस की तामील को क्या करे, एक्सेप्ट करे। न्यायालयवाद के किसी भी ऐसे पक्षकार को जिसका कोई ऐसा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है, रिकॉग्नाइज एजेंट नहीं है, जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है और जिसका कोई भी ऐसा प्लीडर नहीं है जो उसकी ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त नहीं किया गया है, वाद के किसी भी प्रकरण पर ये आदेश दे सकेगा कि वह अपनी ओर से आदेशिका की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के अंदर ऐसा अभिकर्ता नियुक्त करे जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर हो। तो ये तो ऑर्डर था, ऑर्डर 3। अब ऑर्डर 4 के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर 4 क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है ना। अब बात अपन ने पार्टीज आ गई, ठीक है, फिर सूट का फ्रेमिंग भी कर लिया, रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर भी अपॉइंट कर लिए। अब सूट को, ठीक है, अपने बात को अपन कोर्ट के अंदर दाखिल कैसे करेंगे उसके बारे में प्रक्रिया दे रखी है ऑर्डर 4 के अंदर। छोटा सा रूल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पहला इसके रूल 2 ही हैं। रूल 2 है, पहला ये कहता है वादों का संसित किया जाना। इसका रूल पहला कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट। सबसे पहले किसका रोल आता है, प्लेंटिफ का। जब तक कि प्लेंट सूट जो सिविल वाद की बात की जाए, जैसे कि कहते हैं ना स्टेट, अगर क्रिमिनल केसेस की बात होती है, आपराधिक मामलों के अंदर
जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस, इशू ऑफ प्रोसेस कौन करवाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करवाता है, लोक अभियोजक करवाता है। उसी तरीके से जब यहाँ पर सूट शुरू कहाँ से होगा? प्लेंट के इंस्टीट्यूशन से सूट शुरू होता है, ठीक है ना। तो सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, ठीक है ना। तो शुरुआत कैसे होगी? प्लेंट दाखिल करके, वाद पत्र दाखिल करके। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटिंग इन डुप्लीकेट, प्रेजेंटिंग इन डुप्लीकेट, 2 प्रतियों के अंदर होगी, आप एक सिंगल प्रति के अंदर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट के अंदर भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। आपको पता है प्लेंट जो फाइल किया जाता है वो प्लेंटिफ द्वारा, वादी द्वारा फाइल किया जाता है, और बाद में उसका प्रतिवादी क्या देता है? जवाब देता है, जो रिटर्न स्टेटमेंट के तौर पर देता है। टू द कोर्ट और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट इन दिस बिहाफ, ठीक है ना। या तो कोर्ट में करेगा या किसी अदर ऑफिसर जो कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है। दूसरा सब रूल है 1 का 2 कि एवरी प्लेंट शैल कंप्लाई विद द रूल्स कंटेंट इन द, अपन ऑर्डर 6 और 7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिटर्न स्टेटमेंट सेट ऑफ, और ये इसके बारे में प्लेंट के ऑर्डर 8 के अंदर आता हो, तो ऑर्डर जो 6 है प्लीडिंग्स और प्लेंट के बारे में जो रूल्स बना रखे हैं 6 और 7 के अंदर, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके सारे रूल्स को भी फॉलो किया जाना चाहिए। थर्ड ये कहता है द प्लेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, अगर उसने 1 और 2 की कंप्लाइंस नहीं की है, मतलब 1 में क्या बोला था? डुप्लीकेट में फाइल होना चाहिए। अगर मान लो आपने सिंगल कॉपी फाइल कर दी तो प्लेंट क्या हो जाएगा? कंप्लाई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और दूसरा, अगर मान लो आपने इसको ऑर्डर 6 और 7 की पालना नहीं करी, तो भी आपका ये प्लेंट ढंग से क्या कहते हैं, ढंग से इंस्टीट्यूट, कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ नहीं माना जाएगा। रूल 2 है रजिस्टर ऑफ सूट, ठीक है ना। सूट का रजिस्टर, जिस तरीके से क्रिमिनल केसों की संख्या होती है उसी तरीके से यहाँ पे सिविल वादों की भी संख्या के लिए रजिस्टर रखे गए, ठीक है। तो रजिस्टर ऑफ सूट, द कोर्ट शैल कोज द पर्टिकुलर्स ऑफ एवरी सूट टू बी एंटर्ड इन द बुक टू बी केप्ट फॉर दिस पर्पस, उस किताब के अंदर लिखेगा जो उस पर्पस के लिए बनाई गई है, कोर्ट के अंदर रखी गई है। एंड कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट, और उसको ही, उस किताब को ही क्या कहा गया है? रजिस्टर ऑफ सिविल सूट। सिविल वाद, जो सिविल वाद होते हैं उनका रजिस्टर, उनका रजिस्टर कहा गया है। रजिस्टर वादों का रजिस्टर कहलाएगा जिनमें ये प्रविष्टियां करते हैं। सच एंट्री शैल बी नंबर्ड इन एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच द प्लेंट आर एडमिटेड, जिस तरीके से प्लेंट एडमिट होती है, ठीक है ना। जैसे आज एक प्लेंट एडमिट हुई है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से सीरियली क्या होती है? नंबर्ड होती हैं। हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। पहला रूल है इसका, वाद पत्र पर द्वारा वाद प्रारंभ होगा। वाद कैसे प्रारंभ होगा? वाद पत्र द्वारा। हर वाद न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्राधिकारी को 2 प्रतियों के बाद वाद पत्र उपस्थित करके संसित किया जाएगा, 2 प्रतियों में। दूसरा यह है कि हर वाद पत्र आदेश 6 और 7 की पालना होगी। अंतर्विष्ट नियमों का वहां तक अनुपालन करेगा जहां तक के वे लागू होंगे, जहां लागू किए जा सकते हैं। जितना मतलब आप उनको फॉलो कर सकते हो उतनी एक्सटेंट तक आप उनको फॉलो ही करना पड़ेगा, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। इट इज़ द मैंडेटरी प्रोविजन। एंड 3 ये कहता है कि वाद पत्र तब तक सम्यक रूप से संसित किया जाएगा यदि समझा जाएगा जब तक कि उपनियम 1 और 2 की पालना की गई है। अगर की गई है तो ढंग से ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है, अगर नहीं की गई है तो ड्यूली इंस्टीट्यूटेड नहीं है, ठीक है। और 2 कहता है, नियम 2 इसका है वादों का रजिस्टर। वादों का रजिस्टर क्या है? न्यायालय हर वाद की प्रविष्टियां को इस प्रयोजन से रखी गई पुस्तक में जो सिविल न्यायालय का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्ट कराएगा। ऐसी प्रविष्टियां हर वर्ष किसी क्रम में संख्याकित होगी जिनमें वाद पत्र ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर 3 और 4 था जो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के बारे में और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बताता है, ठीक है। आगे डिटेल में ऑर्डर 5 में अच्छे से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।